नमस्कार। राष्ट्रीय ऑनलाइन व्याख्यान माला श्रृंखला 3 के अंतर्गत आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा व्याख्यान माला की तीसरी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा संचालित महर्षि कर्वे उत्कृष्ट महाविद्यालय पुरस्कार 2022-23 से पुरस्कृत भीमरिया गर्ल्स कॉलेज का हिंदी विभाग गर्व का अनुभव कर रहा है। राष्ट्रीय ऑनलाइन व्याख्यान माला की पहली श्रृंखला की कड़ी आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित जश्न आजादी व्याख्यान माला के अंतर्गत आजादी के 75 वर्षों में हिंदी साहित्य में हुए विभिन्न परिवर्तनों, विमर्शों आदि के माध्यम से हिंदी साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों का विवेचन विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। इस श्रृंखला में अगस्त 2021 से अगस्त 2022 तक प्रति माह हिंदी साहित्य के विषय विशेषज्ञों, समीक्षकों एवं मूर्धन्य विद्वानों ने अपने विचारों द्वारा इस व्याख्यान माला को समृद्ध किया। महाविद्यालय के हिंदी विभाग ने दूसरी श्रृंखला आजादी का अमृत महोत्सव अचीवमेंट @75 के अंतर्गत विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अध्ययन अध्यापन में उपयोगी एवं महत्वपूर्ण आधुनिक तकनीक, विभिन्न टूल्स के उपयोग, शोध आदि विषयों पर प्रति माह सितंबर 2022 से अगस्त 2023 तक कार्यशाला का विषय विशेषज्ञों की सहायता से आयोजन किया। इस कड़ी में यह हमारी तीसरी ऑनलाइन राष्ट्रीय व्याख्यान माला श्रृंखला चल रही है, भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित है। इस श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा के गौरवशाली अतीत का सिंहावलोकन करने व उसकी महत्ता को प्रस्थापित करने हेतु हिंदी विभाग तीसरे पुष्प के रूप में भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आयोजन महाविद्यालय की IQAC प्रकोष्ठ के संयोजन में कर रहा है। आज के व्याख्यान में सर्वप्रथम हिंदी शिक्षा के प्रति समर्पित मारवाड़ी सम्मेलन के सम्मानित पदाधिकारियों एवं सदस्यों के प्रति हृदय से मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज के व्याख्यान की विषय विशेषज्ञ वक्ता प्रख्यात शिक्षाविद, हम सभी की प्रिय आदरणीय डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव कुलगुरु श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय मुंबई का हार्दिक स्वागत करते हुए हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। हम सभी की प्रेरणा स्रोत प्राचार्य डॉक्टर संतोष कौल मैडम, मनोविज्ञान की सहयोगी प्राध्यापिका, काउंसलिंग सेल मंत्रणा की प्रमुख एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की संयोजिका आदरणीय श्रुति मैडम, कॉमर्स विभाग की प्रमुख एवं IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नूरुजिया काजी मैडम, आप सभी का आज के व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। हम हार्दिक स्वागत करते हैं मुंबई एवं मुंबई के बाहर से जुड़ने वाले अपने सभी आदरणीय गुरुजनों, सहयोगियों एवं छात्र छात्राओं का। मैं हार्दिक स्वागत करता हूं महाविद्यालय के डिग्री एवं जूनियर कॉलेज के अपने सभी सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापिकाओं तथा सभी नॉन टीचिंग स्टाफ का। विशेष रूप से स्वागत है आज के कार्यक्रम में जुड़ने वाली महाविद्यालय की प्रिय छात्राओं का। यह ऑनलाइन व्याख्यान निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए आप सभी से निवेदन है कि व्याख्यान के दौरान सभी अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ रखेंगे। व्याख्यान के अंत में फीडबैक लिंक गूगल मीट के चैट बॉक्स में भेजा जाएगा। सभी पार्टिसिपेंट को भरने के पश्चात ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। हमारा सभी पार्टिसिपेंट से अनुरोध है कि आप हमारे निवेदन का मान रखेंगे। महाविद्यालय की सांस्कृतिक परंपरा रही है कि हम अपने प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय की प्रार्थना से करते हैं। प्रस्तुत है आदरणीय श्रुति मैडम की सुमधुर आवाज में महाविद्यालय की प्रार्थना। इंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः
देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तू ही राम है तू रहीम है तू करीम कृष्ण खुदा हुआ तू ही वाहे गुरु तू ईशा मसीह हर नाम में तू समा रहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारा महाविद्यालय एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय से संलग्न है। प्रस्तुत है एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय का कुल गीत। आप सभी से निवेदन है कि विश्वविद्यालय गीत के सम्मान में आप खड़े हो जाएं। धन्यवाद। जैसा कि हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा दुनिया की सबसे समृद्ध ज्ञान परंपरा है, जिस पर हम सभी को गर्व है। हम सभी इस तथ्य से भी परिचित हैं कि हमारी यह नई शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में निर्मित की गई है। प्राचीन भारतीय ज्ञान और विचार परंपरा के आलोक में यह हमारी नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार परंपरा और दर्शन में सदा से सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना गया है और इस नीति में भी इसे ही रखा गया है ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़ सकें। समय की प्रवहमान धारा से न जाने कब के हम कट चुके थे, एक बार फिर हमें भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ने का मौका मिल रहा है। इसके लिए हमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है। इस व्याख्यान
माला के बहाने हमें। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम सभी के प्रिय आदरणीय डॉक्टर प्राचार्य डॉक्टर संतोष कौल मैडम को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। मैडम, आप हमारा मार्गदर्शन करें। सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय बीसी मैडम, एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उज्ज्वला चक्रदेव, हमारे मारवाड़ी सम्मेलन के सभी पदाधिकारी, हमारे मारवाड़ी सम्मेलन के महामंत्री श्री सुरेश देवराज जी एवं अन्य सभी पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं, विभिन्न महाविद्यालयों से जो प्राध्यापक, विद्यार्थी, शोधार्थी, प्राचार्य जुड़े हैं, उन सभी का, अपने महाविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों, विद्यार्थियों का मैं एक बार इस व्याख्यानमाला श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे लिए ये सौभाग्य का विषय है कि आज इस तीसरी कड़ी में व्याख्यानमाला की हमारे साथ हमारी ऑनरेबल वाइस चांसलर मैडम प्रोफेसर उज्ज्वला चक्रदेव जुड़ी हैं, जो महाराष्ट्र के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन के कार्य में चेयरमैन के रूप में जुड़ी हुई हैं। इतना ही नहीं, वो इग्नोयू, भारतीय शिक्षण मंडल, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, AICT और बहुत सी ऐसी संस्थाओं से जुड़ी हैं जो निश्चित ही भारतीय शिक्षा व्यवस्था को एक नई ऊंचाई देने के लिए निरंतर अग्रसर है, प्रयासरत है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय ज्ञान और परंपरा में ज्ञान और सत्य की खोज को ही हमने सबसे प्रमुखता दी है, अपना सर्वांगीण लक्ष्य माना है। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य जीवन की तैयारी के रूप में, ज्ञानार्जन के रूप में ही नहीं, बल्कि जीवन को पूर्णतः कैसे हम स्वीकार करें और कैसे आत्मज्ञान से मुक्ति के और अग्रसर हों, इसको माना था। शिक्षा ही वह बुनियाद है जिससे व्यक्ति, समाज और देश की तरक्की सुनिश्चित होती है, क्योंकि वही एक ऐसा प्रभावशाली साधन है जो देश के बच्चों से लेकर युवाओं तक के भविष्य का निर्माण करता है। वैश्विक परिवर्तन के इस दौर में भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमारे सामने प्रस्तुत की। भारत के शिक्षाविदों, विद्वानों का मानना है कि भारत संस्कृति और संस्कृत ये 3 शब्द मात्र नहीं है, अपितु ये हम सभी भारतीयों के भाव हैं। अतः इस नीति द्वारा आधुनिक शिक्षा पद्धति के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा को समाविष्ट कर राष्ट्र के विकास की दिशा में एक सार्थक पहल करने का प्रयास जारी है, जिससे हम, हमारी आने वाली पीढ़ी भारत को जाने, समझे और उसे अपनी आत्मा का अभिन्न अंग बना ले। आत्मनिर्भर भारत के महती लक्ष्य प्राप्ति का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रयास और प्रारूप लगभग तय हो चुका है, जिसमें समग्र और शिक्षा प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों के केंद्रित शिक्षा का प्रावधान है, जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृति में रोपी गई हैं और विश्व के समक्ष भारतीय मेधा को अपनी आब और नई अस्मिता के साथ प्रस्तुत करने का हमारा प्रयास है। इससे न केवल प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत को मान्यता प्राप्त होगी, बल्कि प्राचीन भारत के विद्वानों जैसे कि चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, मैत्रेयी, गार्गी आदि के विचारों और कार्यों को वर्तमान पाठ्यक्रम में भी प्री स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक हम समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी पीढ़ी और हमारी आने वाली पीढ़ी के विद्यार्थी अतीत से गौरवान्वित होकर वर्तमान में संतुलित व्यवहार की ओर अग्रसर होंगे, साथ ही अपने भविष्य के प्रति भी उत्साहित होंगे। क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बहुत से मूल्य हैं, विनम्रता, सच्चाई, अनुशासन, आत्मनिर्भरता,
बड़ों का सम्मान, इन पर बल दिया गया है। बच्चों को उनकी परंपराओं, संस्कृति और विरासत के बारे में सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण उन्हें उनके सांस्कृतिक इतिहास, उनकी जड़ों और उन घटनाओं के बारे में जागरूक करना है जिन्होंने उनके राष्ट्र, समाज, परिवारों आदि को आकार दिया था, आकार दे रहे हैं और भविष्य में भी आकार देंगे। यह ज्ञान बच्चों को लगातार बदलते परिवेश में बढ़ते और विकसित होते समय अपनी विशिष्ट पहचान को समझने और बनाने में मदद करेगा। अन्य संस्कृतियों की नकल कर उसमें फिट होने की कोशिश में आधारहीन आधुनिकता के जाल में फंसने की अपेक्षा जब बच्चे प्रारंभिक वर्षों से ही ठोस सिद्धांतों को अपनाएंगे तो वे न केवल अपने व्यावहारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी, शिक्षा में भी, कैरियर में भी सफल होंगे। अपनी परंपराओं के प्रति जागरूकता के साथ साथ सकारात्मक आत्म छवि का निर्माण भी उनमें होगा। पारिवारिक रिश्तों को वो महत्व देंगे और समुदाय तथा वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी उनमें पनपेगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के लिए हम ये सारे प्रयास कर रहे हैं। और इस बात से भी इनकार नहीं है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि आधुनिक से आधुनिक तकनीक और ज्ञान विज्ञान को सारी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसके महत्व को समझते हुए तथा विदेश के साथ सांस्कृतिक संबंध विकसित करने के लिए प्रवासी अध्ययन केंद्रों की भी स्थापना करने की योजना है। कुछ किए गए हैं, कुछ किए जा रहे हैं। इसका लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना के आलोक में शांति, बहुलता और सार्वभौमिक बंधुत्व को बढ़ाना है, जो कि विश्व गुरु भारत का प्राचीन काल से ही लक्ष्य रहा है। निश्चित ही मुझे विश्वास है कि इस आलोक में हम पुनः एक बार महाशक्ति बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे और यह हम सभी के सहयोग से ही संभव होगा, इसका मुझे विश्वास है। और इसी विषय पर आज मार्गदर्शन हेतु हमारे साथ हमारी आदरणीय वाइस चांसलर मैडम हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। राम लखन जी। धन्यवाद मैडम मार्गदर्शन करने के लिए। भारतीय ज्ञान परंपरा के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आज के विशेषज्ञ वक्ता आदरणीय कुलगुरु डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव मैडम के व्याख्यान से हम समझेंगे, पर आदरणीय कुलगुरु मैडम का परिचय देते हुए मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव हो रहा है। हमारे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच विशेषज्ञ वक्ता के रूप में हमारी अपनी कुलगुरु डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव मैडम उपस्थित हैं। एसएनईटी महिला विश्वविद्यालय को कुलगुरु के रूप में अतुलनीय योगदान प्रदान करने वाली आदरणीय मैडम इससे पूर्व श्रीमती मनोरमा बाई मुंडले कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर नागपुर में प्रोफेसर व प्रिंसिपल के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। आपकी ख्याति आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर के रूप में है। आपने 1984 में विश्वेश्वरैया रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और तदुपरांत 1989 में एमटेक और 2006 में VNIT से आपने भारत की वास्तुकला शिक्षा पर सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव मैडम के साथ आपके कार्य अनुभव को 2013 साहित्य प्रसार के नागपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक स्केल आणि टी स्केल में देखा जा सकता है। इन हाउस पब्लिकेशन सेल द्वारा प्रकाशित 2 पुस्तकें अनुभूति 1 और अनुभूति 2 की आप सह लेखिका भी हैं। मैडम आपके शोध पत्र शोधार्थियों के लिए मानक शोध पत्र के रूप में सदा प्रेरित करते रहेंगे। आपके निर्देशन में 11 शोधार्थी विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो चुकी है और 4 अभी पीएचडी विद्यार्थी कर रहे हैं। हमें यह साझा करते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैडम
आपके नाम 5 पेटेंट कॉपीराइट हैं। आपने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों एवं संगठनों की सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिनमें भारतीय शिक्षा मंडल, अखिल भारतीय टाउन एवं कंट्री प्लानिंग ऑफ AICTE की सदस्य, COA के PG बोर्ड, COA की NEP समिति की सदस्य एवं महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर की अध्यक्ष, इग्नू के प्रबंध परिषद की सदस्य, उच्च शिक्षा के छात्रों के बीच सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए UGC के उन्नत भारत अभियान की संचालन समिति के सदस्य आदि में आपके बहुमूल्य योगदान के लिए आपको सदा याद किया जाता रहेगा। मैडम, आपने 2007 से 2020 तक संत राष्ट्र तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय नागपुर में वास्तुकला, शिक्षा और शहरी डिजाइन स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की स्थापना में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैडम, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर की फेलो भी हैं और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज की आजीवन सदस्य हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित समिति की आप अध्यक्ष हैं। मैडम, आप जैसी प्रबुद्ध व कर्मठ शिक्षाविद प्रोफेसर को अपने बीच पाकर हम गर्व का अनुभव कर रहे हैं। मैडम, हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए हम आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और अब मैं आदरणीय कुलगुरु मैडम को भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर मार्गदर्शन करने के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं। मैडम, आप सादर आमंत्रित हैं। सर, एक बात जोड़ना चाहूंगी, मैडम के नाम पेटेंट की संख्या अब 6 हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई। और मैडम के नेतृत्व में हमने चंद्रपुर जिले में भी एक्सटेंशन किया है, वहां भी हमने केंद्र की स्थापना की है और हमें उम्मीद है कि आगे भी हम इसी तरह निरंतर अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन मैडम की अध्यक्षता में करेंगे। बहुत बहुत स्वागत मैडम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भी आप सबसे जुड़कर बहुत खुशी हो रही है। दिवाली अभी अभी ख़त्म भी नहीं हुई है, दिवाली के माहौल में ही हम सब हैं अभी, इसलिए सभी के गले मेरी तरह से कुछ कुछ खराब होंगे। सो आई एम श्योर यू विल पार्डन मी फॉर माय वॉइस। थोड़ा मिठाई ज़्यादा खाई होगी या कुछ फटाके ज़्यादा हो गए होंगे, इसलिए सभी की तरह मेरा भी गला थोड़ा सा खराब है। आप सब से जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मारवाड़ी सम्मेलन संचालित BM रुइया गर्ल्स कॉलेज, ये मेरे लिए बहुत परिचित नाम है। वो इसलिए कि कॉलेज की जो प्राचार्य है डॉक्टर संतोष कौल जी, इनसे मेरा परिचय बारंबार होते रहता है। विद्यापीठ के बहुत सारे कमिटीज़ में और बहुत सारे कामों में उनका सहयोग भी रहता है। इसी तरह से अपना महाविद्यालय भी विद्यापीठ से बहुत गहरी तरह से जुड़ा है। मैं एक बार महाविद्यालय में भी आ चुकी हूँ और इसी तरह का एक कोई लेक्चर भी था जो मौका मिला था आप सबसे मिलने का। भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बात करने का मौका मिलना और वो निभाने के लिए आप सबसे जुड़ना, ये बस एक निमित्त मात्र है और आपसे जुड़ने का मौका ढूंढने की बात है। मुझे आप सब के साथ जुड़कर खुशी तो है ही, पर जिस विषय पे बात करनी है उस विषय में भी बहुत रुचि है। इसलिए आने वाले कुछ मिनटों में हम इतना बड़ा जो अफाट ज्ञान भारतीय परंपरा का है उसका एक सार ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। श्री सुरेश जी देवड़ा जो मारवाड़ी सम्मेलन संचालित कॉलेज के महामंत्री हैं और एडवोकेट सुशील जी व्यास जो अध्यक्ष हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। सभी महानुभाव जो इस मंच पर जुड़े हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम।
सब प्राचार्य विविध कॉलेजेस से आए हुए और ख़ास करके मेरी विद्यार्थिनियाँ जो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। ये मैं सबसे पहले तो बीएम रुइया गर्ल्स कॉलेज के हिंदी विभाग और ख़ास करके IQAC से का अभिनंदन करती हूँ और साधुवाद भी देती हूँ कि एक ऐसी श्रृंखला आपने शुरू की हुई है जिसके कारण कुछ बातचीत, कुछ चर्चा हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में होगी और कुछ ना कुछ तो अमृत नवनीत तो इसमें से निकलेगा ही, क्योंकि बातें होंगी तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया आपको मिलेगा, कुछ नया मुझे मिलेगा। अगर नया नहीं भी हो तो भी जो कुछ था वो अचंभित करने वाला है, इसका फिर से एक बार हम सबको अनुभव आएगा और ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 में पारित हुआ, उस राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण का जो बनाया गया तो उसका एक मूल तत्व यही था कि हमारे भारतीय परंपरा और भारतीय ज्ञान के बारे में हमारे आने वाली पीढ़ी को बहुत साइंटिफिक से निविद्या ज्ञान मिले, इंफॉर्मेशन मिले, ताकि वो ये ना कहे क्या रखा है भारत में, हमें तो परदेश जाना है, वहाँ सब कुछ है। देश हमारा है, यहाँ पर ज्ञान परंपरा रही हुई है, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है कि जिसका ज्ञान होने से हमारा अभिमान बढ़ जाएगा। देयर विल बी अ सेंस ऑफ प्राइड अमंगस्ट अस। तो ये बढ़ेगा जरूर हमारा, पर हम वहाँ तक पहुँचेंगे तब, और वहाँ पहुँचने का एक माध्यम है हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम। और ये एजुकेशन सिस्टम जो हम अब तक जिसमें मेरी पीढ़ी ने जिसमें शिक्षा ली हुई है, वो पीढ़ी को हमने कभी बताया ही नहीं कि भारतीय ज्ञान और भारत में इतना सब कुछ था। इसलिए खास करके हमारे पीढ़ी के लोग हैं जो परदेश जाने में और जाने में रखते थे। इंडियन कल्चर क्या है, कोई काम ना हो। तो ये तो एक सौभाग्य है आने वाली पीढ़ी का और हमारे बच्चों का कि इस बात पर बहुत गहराई से कुछ हमारे विद्वत जनों ने विचार किया और पूरी शिक्षा नीति बदलने के लिए एक कदम उठाया, कुछ प्रयास किया। हम धन्यवाद ये हमारे माननीय पंतप्रधान जी को भी देना चाहेंगे, क्योंकि वहीं से तो पहल शुरू हुई। पहला एक ड्राफ्ट निकला और वो ड्राफ्ट सब तरफ घुमाया गया और सबको बताया गया कि ये ड्राफ्ट पढ़िए, आपके कुछ सुझाव होंगे तो उसमें बताइए। तभी से मेरी रुचि इसमें रही हुई है। और क्योंकि शिक्षा से तो मैं पहले से जुड़ी हुई थी, और शिक्षा से जुड़ने के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि आपको भी ऐसा ही कुछ लगता होगा कि यहाँ पर बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है, मगर ऐसा महसूस होता था कि मैं कैसे बदलूँगी ये सब कुछ, मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में एज अ टीचर बस इतना ही था कि मैं मेरे कुछ चंद विद्यार्थिनियों के साथ जब रहती थी, क्लासरूम में होती हूँ, तब मैं पावरफुल अनुभव करती हूँ। कुछ लोगों की ज़िंदगी में इंटरवीन करने का और उसको बदलने का पावर, एक स्ट्रेंथ मुझ में है एज अ टीचर, ये मुझे पता था और पता है, वो आप सबको भी पता है। मगर जब हमको व्यापकता से पूरा सिस्टम ही बदलना होगा, तो ये पावर का फ़ायदा लेते हुए टीचर हर क्लास में है, तो क्लास में टीचर जब अपने विद्यार्थियों के साथ होती है तो उसकी जो मानसिकता है टीचर की, वो भी बदलने की ज़रूरत है। इसलिए टीचर की वह मानसिकता बदलना, क्योंकि सिखाना और सीखना होता ही क्या है, सीखना सिखाना तो ये है कि मैं जो सोचती हूँ, मेरे जो गहरे विचार हैं, वो सब मेरे विद्यार्थियों तक वैसे के वैसे पहुँचे। कभी वो शब्दों से पहुँचते हैं, कभी मेरे व्यक्तित्व से पहुँचते हैं। इसलिए जो विष्णु पुराण में श्लोक दिया हुआ है,
जो कहता है कि तत्कर्मयन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्ते आयासाया परम कर्म विद्यान्ना शिल्प नैपुण्य। विष्णु पुराण का ये श्लोक बताता है कि कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे, अन्य सभी कर्म निरर्थक क्रिया व अन्य सभी अध्ययन मात्र कारीगिरी है। कितना सही बताया हुआ है तब कि जब क्या डेफिनेशन एजुकेशन की हो सकती है, विद्या और शिक्षा में क्या फर्क हो सकता है, क्या होना चाहिए, क्या शिक्षा है और क्या विद्या है। आज हमारे शिक्षालय है कि विद्यालय है, विद्यालय बनने के लिए उन्हें उनमें क्या बदल होना चाहिए, ये सब बातें हमारे शिक्षा नीति में बताई गई है। जो हमारा आधुनिक डेफिनेशन एजुकेशन का है उसमें भी तो यही कहा है कि अगर हम कुछ सीखते हैं, if learning happens at that time, there is a paradigm shift within the entire behavioral pattern of the individual. अगर ये सही है तो मैं कुछ सीखते सीखते बदलते बदलते यहाँ तक पहुँची हूँ, और वैसे ही मेरे विद्यार्थी पहुँचते हैं। जब मैं वो बदल रहे हैं, वो बदलना उनका किस डायरेक्शन में है वो तय करने का अधिकार और सक्षमता हर एक टीचर के पास होती है। वो उसने अगर जान ली तो वो पूरा का पूरा व्यक्तिमत्व जैसा चाहे भारतीयता के तरफ मोड़ सकती है। और भारतीयता की तरफ क्यों मोड़ना है भाई, पर ये सब जानने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा है क्या, ये अगर हम पहले जान लें तो ही हम ये कह सकते हैं ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान इसमें फर्क ही क्या है। ये अगर हम जान ले तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा को सही मायने में जान सकेंगे। अगर ज्ञान का मतलब है आत्मज्ञान और विज्ञान जो भौतिक ज्ञान है, इसलिए जो ये नहीं जानता, इनमें का फर्क नहीं जानता, वो अज्ञानी है और वो अज्ञान है। इस ये जानने के लिए ज्ञान और विज्ञान में फर्क जान लेना। जी, किसी को कुछ कहना? ज्ञान और विज्ञान में जो अगर फर्क हम जान लें तो हमारा अज्ञान निकल जाएगा। इस पारमार्थिक और भौतिक ज्ञान दोनों भी इम्पोर्टेंट है, पर आज तक की जो शिक्षा नीति रही हुई है वो हर बार सिर्फ विज्ञान को इम्पोर्टेंस देती आई हुई है, भौतिकता को इम्पोर्टेंस देती आई हुई है। इसलिए भौतिकता के बारे में जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम जानना चाहते हैं, वो मात्र एक इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन हम में अगर बदलाव नहीं ला पा रही है तो वो ज्ञान नहीं है। जो चीज हमारे मन तक, हमारे अंतर मन तक, हमारे अंदर तक पहुंचती है, और जिस तरीके से हमारा शरीर बिट बाय बिट बदलते जा रहा है, उसी तरीके से अगर हम अंदर से घड़ते जाए, बदलते जाए, तो वो सही मायने में ज्ञान है और सही मायने में वो हमारा एजुकेशन हो सकता है। इस बात को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो बनाए, जिन्होंने इसको बनाया, वो उन्होंने इसको जान लिया और उसी का बेस उन्होंने अपने पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण को बनाने के लिए रखा गया। इसमें हमें एक और अभिमान की बात यह है कि इसमें सक्रिय सहभाग हमारी पूर्व कुलगुरु व SNDT महिला विद्यापीठ की पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर वसुधा कामत जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये योगदान हमें एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एक महिला ये जान सकती है कि भारतीय ज्ञान परंपरा को सहज रीत्या यहाँ तक लाने में महिलाओं का योगदान कितना गहरा और कितना बड़ा रहा है, वो एक अलग विषय है जो आज का विषय नहीं है। मगर महिलाओं का योगदान सातत्य से और सतत से ये रहा हुआ है कि हमने वो जो ज्ञान परंपरा जो हमारी रही हुई है वो हमारे परिवार के मार्फत से, क्योंकि परिवार एक ऐसी चीज है भारत की परंपरा में जो मूलभूत अंग है हमारे पूरे संस्कृति का,
और ये भी जानना बहुत ज़रूरी आज के दायरे में हो चुका है, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जो बड़े हो रहे हैं अभी और जो हमारा भविष्य है कल का, वो इसको जान ले कि हमारा परिवार, हमारी माँ, हमारे हमारे पिताजी और हमारे बुजुर्ग जो घर में थे, वो बुजुर्ग जो एक साथ हम रहते थे, कुछ कारण ये हो सकता है कि न्यूक्लियर फैमिलीज अब बन गई है, वो आवश्यकता है, क्योंकि हमें नौकरी के लिए कहीं और जाना पड़ता है और गांव में घर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे परिवार से जुड़े हुए नहीं हैं। और वो एकदम से जो डेफिनेशन वेस्टर्न कल्चर में दी हुई है न्यूक्लियर फैमिली की, वो ऐसी हमारी फैमिली बन चुकी है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाइंडिंग, फैमिली का बाइंडिंग हमारे भारतीय संस्कृति में रहा हुआ है, वो फैमिली बाइंडिंग को अब हमें हमारे एजुकेशन में लाने की ज़रूरत है। उसको एक फॉर्मल तरीके से हमारे बच्चों के सामने परोसने की ज़रूरत है। वो इसलिए ज़रूरत है कि वो ना ये समझे कि हमें फ्रीली कहीं भी कुछ भी कर ले, रह ले, लिविंग रिलेशंस में रह ले तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता है और हमें बंधन नहीं आते हैं और हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो ये अगर वो सोचते हैं तो उनका ज्ञान, उनका अज्ञान है, उनका उनके उनके जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो अज्ञानता की तरफ से है। ये हमें उन्हें बताने की ज़रूरत है। तो ऐसे छोटी-छोटी जो बातें हैं हमारे कल्चर की, वो सब छोटी-छोटी बातें अब एजुकेशन के मार्फत हमारे बच्चों तक पहुंचने के लिए, अगले हमारे जनरेशन तक पहुंचने की बहुत ही ज़रूरत अब आन पहुंची है। ये भारतीय शिक्षा नीति जो अभी नई बनी हुई है, उसमें पूरे देश में एक अभियान सा चला हुआ है। ये अभियान पूरे देश को आने वाले कुछ चंद सालों में बदल देगा, और जो हमारा ये एक फ्लो है परदेश में जाने का, वो लौट कर यहाँ आएगा, समृद्धि यहाँ आएगी। हम भारत में कुछ गलत चीजें भी हैं, उसको सुधारने का मौका मिलेगा, और जो फ्लो बाहर का है वो अंदर की तरफ होगा, जो शहरों की तरफ है वो गाँव की तरफ होगा। ऐसा एक बड़ा सा चित्र उभर के आ रहा है। तो राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति के बारे में और भी अगर हम कहें तो महाराष्ट्र में भी इसका बहुत बहुत अग्रेसरिता, जैसे कि हमको पता है कि माशेलकर समिति बनी हुई थी, और ये समिति में भी एक और अच्छी बात SNDT महिला विद्यापीठ की ये है कि हमारे पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर शशिताई वंजारी जी, ये भी उस समिति की मेंबर रही हुई हैं, जहाँ पर कुछ धोरण बनाए गए, कुछ पॉलिसीज बनाई गई, जिस पॉलिसी के अंतर्गत आगे का इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हो सकता है। उसके आधार पर, माशेलकर रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की 4 समितियां महाराष्ट्र में बनाई गई, जिसमें कि पहली समिति थी जो हमारे मुंबई विद्यापीठ के कुलगुरु हैं श्री कुलकर्णी जी, RD कुलकर्णी जी। उन्होंने उस समिति को का लीडरशिप किया, और वो समिति ने हमें 2 फ्रेमवर्क्स दिए। एक पहला फ्रेमवर्क है 4 साल का डिग्री कोर्स का। अब जब हम 4 साल का डिग्री कोर्स बोलते हैं तो सबको डर लगता है कि अब क्या 3 साल में डिग्री नहीं मिलेगी। तो आप सबको भी पता है, और ये पर मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगी कि पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में हमें डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री और चौथे साल में ऑनर्स की डिग्री मिलने का प्रावधान है। उसके लिए एक स्पेशल फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अगले साल से होने जा रहा है, और हम SNDT महिला विद्यापीठ के सभी महाविद्यालय इसके लिए तैयार हो चुके हैं, और इसके लिए एक पूरी की पूरी नीति बनाई है SNDT महिला विद्यापीठ ने, वो इम्प्लीमेंटेशन हम कैसा करेंगे। और इसी तरह से दूसरी हुई थी जिसमें क्लस्टर यूनिवर्सिटीज़ कैसे बनी जाए। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसका अध्यक्षता करने का भाग्य मिला। फिर तीसरी और चौथी ऐसी सब मिली हैं, तो एक बहुत गहरा एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसके अंतर्गत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हमारे पूरे जड़ों तक
मतलब हमारे गाँवों तक पहुँचे और सभी लोग, सभी विद्यार्थी इसका फ़ायदा ले सकें। उसका सबसे बहुत सारे प्रावधान इसमें ज़रूर है। पहला वाला जो है कि ये बच्चे जो आगे इसके अंतर्गत सीखेंगे, उनका पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। और दूसरा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम्स होगी, सो टीचर्स को बहुत सारे विषय एक साथ सिखाने पड़ेंगे। एक और है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, जैसे कि बताया कि वो फर्स्ट ईयर करके थर्ड ईयर डिप्लोमा आप छोड़ सकते हैं, वापस आ सकते हैं, क्रेडिट्स जमा कर सकते हैं, ABC है, डिजिटाइजेशन होगा, टेक्नोलॉजी होगी, ये सब हो गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात। मगर आज का विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा, IKS का प्रावधान भी इस फ्रेमवर्क में रखा गया है। और वो प्रावधान इस तरीके से है कि एक वर्टिकल में हमें भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी ही पड़ेगी। और ये परंपरा इतनी गहरी, इतनी विस्तृत है कि हमें पता है कि हर एक विषय में, चाहे वो हमारे शिक्षा का विषय हो, चाहे वो जो मेरा विषय है आर्किटेक्चर का, ये जो वास्तु और वास्तु का रचना, इसके बारे में हो, या ये फिजिक्स के बारे में हो, या ये केमिस्ट्री की बातें का हो, या ये बारूद बनाने की बातें हो, या ये और कुछ भी हो। एक सेकेंड, हर विषय में हमको एक अचंभित करने वाली बात यह है कि इतना गहरा ज्ञान हमारे पूर्वजों को कैसे था, वो कहाँ सीखे, कब सीखे, ये सब किस प्रणाली में सीखे। तो हमें ये भी पता है कि गुरु शिष्य परंपरा हमारी रह चुकी है, और वो गुरु शिष्य परंपरा में हम गुरु के पास एक उम्र होने के बाद जाते थे और वहाँ रहते थे, और वहाँ पर रहकर गुरु के आचरण से, गुरु की शिक्षा से, जो मल्टी डिसिप्लिनरी की बात जब हम कहते हैं, तो मल्टी डिसिप्लिनरी की शिक्षा हमें वहीं मिलती थी, होलिस्टिक शिक्षा हमें वही मिलती थी। और होलिस्टिक शिक्षा में का मतलब यही है कि वो सर्व तरह से एक परिपूर्ण व्यक्तिमत्व बने। वो सर्व तरह से परिपूर्ण व्यक्तिमत्व बनने के लिए खेल कूद और जो हमारा धर्म है, धार्मिक परंपराओं और रुचा और बाकी चीजें हैं, उससे लेकर बाकी भी चीजें हैं। और जो आज की अगर हम बात करें तो उसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी एक सम्मिलित करना होगा। पर जब हम सोचते हैं कि पूर्व शिक्षा, मतलब हमारी पारंपरिक शिक्षा के बारे में हम कहते हैं, सोचते हैं, तो हमको लगता है कि आश्रम है, आश्रम में एक झोपड़ी है और झोपड़ी के अंदर हमारे गुरु बैठे हैं और बस गायें हैं, और वो एक छोटा सा पुराना सा गांव का ऐसा माहौल है, जो माहौल सोचकर और दिखाकर हम हमारे यंगस्टर्स को हमारे पूर्वजों के ने दिए हुए अगाध ज्ञान से दूर करते हैं। वो सोचते हैं बस ये कल की बात है, हमें तो इससे जुड़ना नहीं है। तो ये इमेजरी जो है वो हमें अब बदलने की बहुत ज़रूरत है। वो इमेजरी अगर हम बदल देंगे और हाई टेक्नोलॉजी का एक बड़ा सा आश्रम हम दिखाएं, जहाँ पर हम एज टीचर्स, हम गुरु की तरह अवेलेबल रहे, हो सकता है कि 24 घंटे अवेलेबल रहे, क्योंकि अब ऑनलाइन अवेलेबल रहने का प्रावधान है, तो हमारे शिष्य हमें कभी भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी तब थी और कनेक्टिविटी जो अब डिमांड करती है, वो अगर न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनी रहे, तो हमें लगता है कि ये सब बहुत आसानी से हो पाएगा, और हमारा इंटरनल वैल्यू सिस्टम वैसा ही रहेगा, और वैल्यू सिस्टम वो रहकर भी हम हमारी परंपरा से भी जुड़े रहेंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे नुआंसेस अगर हम ढूंढ निकालते हैं हमारे विषय के, और हम कहते हैं कि इन विषय में हमको आज के समय में रेलेवेंट करते हुए उस ज्ञान को हमारे बच्चों को अगर हमें परोसना है, तो हम कैसे परोसेंगे। सुश्रुत है, सुश्रुत ने उस समय में जो कुछ किया था, अगर वो हमें उनकी सर्जरी की टेक्नोलॉजी और उनके मेडिसिन के बारे में पता चलता है, तो हम अरे बाप रे, इतना सब कुछ था। और फिर हम वो ही चीज
का कंपोनेंट मेडिकल एजुकेशन में ऐड करते हैं तो ये दो चीजें करेगा। एक तो है कि उनको बच्चों को एक सेंस ऑफ प्राइड भी आएगा, और दूसरा है कि अगर हमारे आधुनिक एजुकेशन में कुछ जोड़ना है तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन भी मिल पाएगी, और एक नई टेक्नोलॉजी का भी जन्म हो सकता है उसके कारण। क्योंकि हम जो कुछ उन्होंने किया था वो सब कुछ अलग था। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं आपको मेरे विषय के बारे में, तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। एक छोटा सा पीपीटी है जो मैं शेयर करती हूँ आपसे। दिखना शुरू हो गया है आपको? कोई एक व्यक्ति अगर जी मैडम, जी मैडम, यस मैम, यस। टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में मैं आज नहीं बात करूंगी आपसे, मगर टेम्पल आर्किटेक्चर के मार्फत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किस तरीके से बदल कर सकते हैं, और हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन में, पेडागॉजी में हम किस तरीके से बदल कर सकते हैं, इसके बारे में मैं जरूर बात करूंगी। हर टेम्पल ये तीर्थ क्षेत्र पहले रहा है, और ये टेम्पल, ये जैसे जो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कोणार्क का टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, और ये सूर्य मंदिर कोणार्क में हमारे ईस्टर्न मोस्ट एंड पर है, एज पर है। और ये ईस्टर्न मोस्ट एज जो हमारे भारत की भूमि का है, वहां पर जब 14 जनवरी को भारत के मकर संक्रांति के दिन सूरज उगता था, तो सबसे प्रथम सूरज की किरणें इस जगह को छूती थी। तो ये मंदिर बनने के पहले भी यहाँ पर बहुत बड़ी यात्रा उसके बहुत सालों से पहले से ही शुरू थी। ये तो 1240 में बनाया हुआ मंदिर है। 1240 में स्लाइड चेंज नहीं करना, मैं फोन आला का इतना चेक करो हों जाए। स्लाइड चेंज हुई है क्या, कोई बताएगा? नो मैम, नहीं मैडम, साइड में दिख रही है पर चेंज नहीं हुई। चेंज नहीं हुई है मेरे यहाँ, चेंज नहीं हुई। मैं स्लाइड शो चेंज करती हूँ, स्लाइड शो काढून टाकते आणि साधा दूसरा। अब दिख रही है? हाँ जी, जी मैडम। तो ठीक है, मैं स्लाइड शो में ज्यादा नेट रेंज लगती है तो नहीं आया होगा। ये जो सूर्य मंदिर है जो 1200 ईस्वी में बनाया गया था, मगर उसके बहुत साल पहले तक ये तीर्थ जो है, तीर्थ क्षेत्र था, अर्क क्षेत्र कहा जाता था। अर्क यानी सूर्य का क्षेत्र। यहाँ पर लोग आकर सूर्य की उपासना और सूर्य की पूजा जरूर करते रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्ध इंफॉर्मेशन है कि तीर्थ क्षेत्र जो हमारे कल्चर का, हमारे पूरे संस्कृत का एक बहुत बड़ा गर्भ है, भाग है, जो हमें पता होना चाहिए कि तीर्थ क्षेत्र बोलने से उसका पिलग्रिमेज के साथ नहीं जोड़ सकते। हम पर्यटन करते हैं उसके साथ नहीं जोड़ सकते, पर पर्यटन और पिलग्रिमेज और तीर्थ यात्रा, इसमें बहुत फर्क है। जब कोई तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो उनकी मानसिकता, उनकी तैयारी, उनका वहाँ पर जाना और उनका मन से उस चीज के साथ जुड़ना, ये एक बहुत अलग ही सांस्कृतिक चीज हमारे भारत में है, और उसका ज्ञान परंपरा के साथ सीधा सीधा संबंध है। ये संबंध अगर हम फिर से प्रस्तापित करते हैं तो हमें हमारे पूरे भारतीय परंपरा के बारे में न जाने कितनी बातें और उभर कर बाहर आएंगी और हमें उनके बारे में पता चलेगा। इसलिए अगर हम यहाँ जाते हैं सूर्य मंदिर में, कोई आप लोगों में से बहुत लोग गए भी होंगे और हम आगे भी जाएंगे, पर वहाँ जाते समय अगर हम जाएं सिर्फ एक मॉन्यूमेंट देखने के लिए और मॉन्यूमेंट को अप्रिशिएट सिर्फ करें, तो शायद इसका उतना महत्व नहीं रह पाएगा जितना कि अगर हम इसको तीर्थ क्षेत्र के हिसाब से देखें और जाएं। अगर ये हम जाने कि हमारे पूर्वजों को ये साइंटिफिकली पता था कि वहाँ जब सूरज, वहाँ सबसे पहले तो सूरज उगता है। मकर संक्रांति का मतलब है संक्रांत,
जो संक्रमण है सूर्य का, वो सूर्य का संक्रमण अब उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ होने जाएगा। वो सूर्य अपनी डायरेक्शन बदलेगा। जब ये सूर्य अपनी डायरेक्शन बदलने जा रहा है, उस समय जो 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 भारत भू का एक खंड है, छोटी सी जगह है, जहां पर उगते सूरज का किरण सबसे पहले स्पर्श करता है, इसलिए ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। तो सूरज के हरेक उगते किरण को भगवान के सूर्य भगवान, जो कि बहुत डीप इनसाइड है, ईस्ट वेस्ट है तो डीप इनसाइड है में है, तो वहां पर अगर हम देख पाए उसको, सूर्य की हरेक किरण पहुंचे पहली और 12 महीने पहुंचे, ये अगर हो सके तो उसके लिए साइंस की जरूरत है। ये साइंस की इंफॉर्मेशन उनके पास थी। ये पूरा मंदिर एक मंदिर नहीं है सिर्फ, पर एक पूरा कैलेंडर है, जिस कैलेंडर से हम ये जान सकते हैं कि ये यहाँ पर 7 दिन के लिए 7 घोड़े थे। वो जो प्लेटफॉर्म पे था वहाँ पर 12 व्हील्स एक साइड में, 12 व्हील्स दूसरे साइड में थे। ये जो 12 व्हील्स एक साइड के थे वो शुक्ल पक्ष के थे, दूसरे कृष्ण पक्ष के थे। इसके बारे में अगर मैं बात करने लगूं तो शायद 1 घंटा इसी पर बात होगी कि इसकी जो नक्शी है, इस पर जो चितारा गया है, जो स्कल्पचर्स हैं, जो व्हील के डिजाइन है, वो समय किस तरीके से दर्शाता है, वो महीना किस तरीके से दर्शाता है, वो महीने समय का मिनट तक के कैलकुलेशंस किस तरीके से हो सकते थे। यही नहीं तो जब हम कहते हैं कि ब्रह्मदेव का 1 दिन यानी हमारे इतने साल थे, तो ये काल गणना जो हम अब कलियुग में आ चुके हैं और हमारे 4000 से 5000 तक का साल कलियुग में हो गए हैं और कितने साल बचे हैं, तो ये काल गणना इतनी व्यापकता से हमारे पूर्वजों को किस तरह से पता थी, जो कि आज के वैज्ञानिकों को पता होने की जरूरत है। जब हम बात करते हैं हमारे माइथोलॉजी की और श्री राम की बात करते हैं, और जब नासा उसमें श्री राम की जन्म कुंडली नासा अपने इसमें से बताकर, टेक्नोलॉजी से बताकर हमें बताते हैं कि ये टाइम है और इस समय ये हुआ था, जो हमारे पुराणों में आया हुआ है वो सब सही के सही उतरता है, तब जाके हम विश्वास रखते हैं कि अरे ये तो सही है, इसका मतलब ये सब काल्पनिक नहीं है, इसका मतलब ये सही होगा। तो क्या हमें बाहर के लोगों ने ये बताने की ज़रूरत है कि जो कुछ जो हमारे पास हमारे पूर्वजों ने बताया हुआ था, वो ज्ञान जो उनके पास था वो सब हमने मिटा दिया है। उसका कारण पॉलिटिकल हो सकता है कि हमें अंग्रेजों ने बताया कि जो कुछ तुम्हारे पास था वो बिल्कुल भी ज़रूरत, आपके पूर्वज तो बहुत ज़्यादा उनको कुछ ज्ञान नहीं था, तो हम उनकी बातें मान गए हैं, क्योंकि शिक्षा नीति में इस तरीके से हमको बताया गया था, वो उनकी पॉलिसी थी। और हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने ये कारस्तान किस तरीके से किया, और हम वो सोच कर वो सही है, आज भी वो चल रहे हैं। तो ये समय आया है कि वो सोच बदलने के लिए ये जो वैज्ञानिक ज्ञान हमारे पूर्वजों के पास था, मैंने सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया है, वो एलाबोरेट और भी करूंगी थोड़ी देर में, कि वो ज्ञान अगर उनको था तो उसका बैकग्राउंड कितना बड़ा होगा, उसमें कौन से खंड रहे होंगे, कैसे उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया होगा। और इस लेवल पर 1200 के इस सदी में अगर वो थे, तो इसका मतलब वो उसके पहले कितनी ज़्यादा चीज़ें उनको पता होगी। इसी तरह से अभी परसों कुछ दिन पहले मैं यहाँ गई थी, ये है शिवथरगढ़। यहाँ पर 1700 मतलब 17th सेंचुरी में 1600 जब शिवाजी महाराज थे, तब रामदास स्वामी ने दासबोध लिखा हुआ है। दासबोध पढ़ने के लिए वो 22 साल यहाँ रहे लिखने के लिए, और उन्होंने
जो मराठी लोग हैं उनको तो पता है कि रामदास स्वामी क्या थे, समर्थ रामदास स्वामी, और दासबोध क्या है, और वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है और कितना ज़रूरी है हर व्यक्ति ने उसे पढ़ने की और उसको शिक्षा नीति में लाने की। क्योंकि स्वार्थ और परमार्थ और पारमार्थिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान, इसका अच्छा मिलाप अगर कहीं होगा तो वो दासबोध में ही है। पर मैं आज ये चित्र जो आपको दिखा रही हूँ वो इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आज भी आप वहाँ जाते हैं तो दरवाजे के कुछ पहले ही आपके मोबाइल का रेंज खत्म हो जाता है, वहाँ पर GIS का रेंज भी नहीं है, और इस जगह पर एक परम शांतता है, परम शांति, इतनी शांति कि वहाँ जाकर बस बैठकर आंखें बंद करने की इच्छा होती है। ऐसे शांति के जगह में जहाँ कोई रेंज नहीं आ रही है, वो तब तो GIS नहीं था, तब तो मोबाइल नहीं थे, तो हमारे रामदास स्वामी जी ने ये कैसे पहचान लिया कि ये जगह सबसे परम शांति की जगह है और शिक्षा के लिए और कुछ क्रिएटिविटी के लिए यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेस और स्पेस का हमारे ऊपर होने वाला जो इम्पैक्ट है, वो इम्पैक्ट शिक्षा के लिए कुछ ग्रहण करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोलाहल हुए तो हमारे दिमाग में भी वो बाहर का कोलाहल अपने आप उतर जाता है। तो जगह को एक पवित्र जगह बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, कैसी ज़रूरत है, इसके लिए कुछ कुछ रूढ़ी परंपरा भी बताई गई है पूजा की, और वो रूढ़ी परंपरा को अगर हम अंधश्रद्धा कर कह के दूर कर दें तो हम हमारे परंपराओं को सही मायने में जान ही नहीं सकेंगे। इसलिए अगर कोई कहे कि ये अंधश्रद्धा है तो उसके पहले थोड़ा शांति से बैठ जाइए और सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने उसके लिए क्यों ये किया था। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड अगर मैं आपको बताऊं तो मंदिर के प्लान के बारे में, हमारे पूरे शरीर का एक पूरा कंपैरेटिव ये मंदिर में दिखता है हमें। मंदिर में जहाँ मूर्ति होती है उसको गर्भगृह हम कहते हैं। गर्भ यानी माँ की गोद के उनके गर्भ के अंदर जब गर्भ पनपता है तो वहाँ का जो माहौल है, एक थोड़ा सा गीलापन, एक थोड़ा सा अपनापन और एक थोड़ा सा वार्मथ, ये सब का जो मिलाप है वो हमें हर एक मंदिर के गर्भगृह में दिखता है। और वो कैसे लाया इन्होंने, वहाँ अंधेरा है, वहाँ पर एक छोटा सा, हमें हर बार टॉर्च की ज़रूरत नहीं होती है वो देखने के लिए, पर क्योंकि वहाँ मंदिर में भगवान का चेहरा देखने की ही ज़रूरत नहीं, वहाँ बैठ के शांति से आंखें बंद करके बैठकर बस मन से भगवान से जुड़ने की ज़रूरत होती है। इसका एक बहुत गहरा साइंस बना था, और जिसमें शरीर के साथ, चक्रों के साथ हर एक स्ट्रक्चर को जोड़ा गया है। ये तो मैंने कभी आर्किटेक्चर के 5 सालों में सीखा ही नहीं। हमें तो इसको अगर हम बोलते हैं कि 5-6 चक्र है और ये 6 चक्रों से स्पेसेस का डिज़ाइन हो सकता है, तो हमारे टीचर्स ने हमको मूर्ख कहा होता और हमें कहा होता कि हम अज्ञानी और कुछ पिछड़ी बातें ना करें। मगर ये हमारे पूरे सिस्टम में वास्तुशास्त्र का सिर्फ यही मतलब नहीं है कि इस कोने में ये रखा जाए, उस कोने में वो रखा जाए, और बस ये नहीं रखा तो घर के व्यक्ति की मृत्यु होगी या इसका ऐसा। ये अंधश्रद्धा शायद हो सकती है, पर जानना कि वो चक्र की एनर्जी और ये स्पेस डिज़ाइन क्या हो सकता था, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। ये वाला जो वास्तु पुरुष का जो मंडल है, ये मंडल पूरा बेसिस है कैलकुलेशंस का, जिसको हम मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल डिज़ाइन, मॉड्यूलर डिज़ाइन, मॉड्यूलार डिज़ाइन एक बहुत बड़े वास्तु तंत्रज्ञ हो चुके हैं, Le Corbusier. He was a French architect who was invited in 1950s by Jawaharlal Nehru to design Chandigarh and many other places. उनका बेस था मॉड्यूलर डिज़ाइन। जब मॉड्यूलर डिज़ाइन में उन्होंने किताब लिखी तो वो किताब
उनके समकालीन आइंस्टाइन के लिए दी और उन्होंने कहा कि आइंस्टाइन जी जरा आप अपना विचार रखें ये पढ़कर मेरे ड्राफ्ट किताब के ड्राफ्ट पर। तो आइंस्टाइन ने जब बताया कि पढ़ने के बाद कि आपने जो किताब लिखी हुई है वो किताब मुझे ऐसे लगती है कि जो मॉड्यूल डिजाइन आपने दिया है वो मॉड्यूल मतलब यू हैव मेड अगली डिफिकल्ट एंड ब्यूटीफुल इजी फॉर द डिजाइनर्स। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यू हैव मेड अगली डिफिकल्ट एंड ब्यूटीफुल सिंपलर फॉर द डिजाइनर्स। ये आइंस्टाइन ने कार्बूजियर से कहा और ये बात उनके ली मॉड्यूलर के किताब के पिछले पन्ने पर बहुत अच्छी तरह से लिखी गई है और ये हम पढ़ते थे स्कूलों में आर्किटेक्चर पढ़ते समय। मगर हमने ये नहीं पढ़ा कि हमारे पूर्वजों ने वास्तु पुरुष मंडल बनाकर यही बात सालों पहले 1000 साल पहले बनाए रखी है। ये वास्तु पुरुष मंडल का अगर हम अभ्यास करते तो हमें ये पता होता कि मंदिरों का डिजाइन एक मॉड्यूलर डिजाइन है, जिसका इसलिए एक मंदिर एक यंत्र भी है, उस मंत्र भी है और उसमें एक तंत्र भी है। इसका भी अगर मैं किसी आर्किटेक्चर कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने अगर बात करूं तो मैं ज़रूर उनको ये बताऊंगी कि मंदिर यंत्र मंत्र और तंत्र किस तरीके से है। मगर यहाँ सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि ये मॉड्यूलर रिपीटिशन ऑफ सेम स्मॉल यूनिट अगेन एंड अगेन एंड व्हाट टू प्लेस वेयर, इसका गणित पहले से ही तैयार था। कोई भी डिजाइनर बन सकता था, कैसे उसको कैसे भी डिजाइन करे तो वो डिजाइन अच्छा ही होगा और ब्यूटीफुल ही होगा अगर वो वास्तु पुरुष के मंडल के तहत बनाया है। तो आज बहुत बार हम अज्ञानता से ये वास्तु पुरुष मंडल के कैलकुलेशंस ना फॉलो करते हुए भी मंदिर बना देते हैं और फिर कहते हैं कि इतना अच्छा नहीं बना जैसे हमारे पूर्वजों था। उसके एलिवेशंस तक के बाकी सब डिटेल्स हैं, रिदम कैसे फॉलो हुआ, इसकी बारकावी कैसे हुई है, स्पेस कैसे डिजाइन। ये जो मंदिर है ये मैंने निकाला हुआ फोटो है। ये फोटो ये मंदिर सांगली के पास खिद्रापुर में कोपेश्वर के मंदिर है। ये कोपेश्वर के मंदिर में किस तरीके से ये एक्यूरेट कैलकुलेशंस करके ये पूरा ऊपर का रूफ कट किया हुआ है और carvings and detailings and the storytelling is amazing. Storytelling is a new method of pedagogy which national education policy now demands, and we are not talking about it at all. We are saying that information has to be given through PPT. We say that हम हर बार टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज करते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी is the medium, is ultimate. It's not a medium. स्टोरी टेलिंग किस तरीके से हमारा ज्ञान वर्धित कर सकती है, इसका एक उत्तम उदाहरण ये मंदिर है। इसके बाहर के बाजू में पूरा पंचतंत्र की कहानियों को डिपिक्ट किया हुआ है और सूर्य सुंदरिया तो है ही। मगर हमारे ये जो मंदिर थे, ये जो दो पिक्चर आप देख रहे हैं, जो नीचे की तरफ का है वो शारदा मंदिर है, वो कश्मीर के और आगे अभी पाकिस्तान में है। और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं वो है श्रृंगेरी मठ का मंदिर। तो ये दोनों श्रृंगेरी मठ का और ये दोनों में भी लाइब्रेरी, इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी हमारे पास कि किताबों की गणना ही नहीं हो सकती। शायद से ये शारदा पीठ में एक जमाने में पूरी दुनिया से के सबसे ज्यादा किताबें यहाँ रही होगी, हमें पता ही नहीं। और वो पाकिस्तान में है अभी, और हमको वहां तक का कॉरिडोर करके वहां जाकर तो कुछ रहा नहीं है वहां पर। एक सबसे बड़ा विद्यापीठ वहां था। मंदिर always was a part of the university, और university was a मंदिर। Look at the relations. एक मंदिर ही विद्यापीठ है और विद्यापीठ ही मंदिर है। दोनों भी अगर सही मायने तो शिक्षा का एक पूरा अर्थ किस तरीके से बदल जाता है, ये आप सोचिए।
अगर हम पूरे जहान को, पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को, पूरे एनवायरनमेंट को अगर हम माँ मानते हैं, जो कि हमारा कल्चर रहा है, अगर माँ मानते हैं तो हमको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम हमारे ज्ञान से, हमारे पूर्वजों ने दिए हुए ज्ञान से एनवायरनमेंट किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, इसके बारे में लोगों को ज्ञान दे सकते हैं। जहां माँ और बेटे की एक वत्स का भाव आ जाता है, उसमें माँ को पूरे नोचने का सवाल ही नहीं उठता। यह वास्तु पुरुष मंडल में भी और वास्तुशास्त्र में भी ये बताया गया है, जब हम कोई घर बनाते हैं तो हमको माँ को कुछ तकलीफ देनी पड़ती है। एक कुदर मारते समय तो हम पहले प्रार्थना कर लेते हैं, कहते हैं कि माँ अब तुझे तकलीफ देने जा रहे हैं तो प्लीज क्षमा करो हमें। ये है भूमि पूजन का मतलब। और ये भूमि पूजन का पूरा अर्थ अगर हम समझ लें, भूमि परीक्षा का अगर हम पूरा अर्थ समझ लें, तो पूरा वास्तुशास्त्र हमें यह बतलाता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो सॉइल टेस्टिंग के जो मेथड्स हैं, उसके कई गुना सिंप्लीफाइड मेथड्स हमारे पास हैं और इजियर मेथड्स टेल अस इजीली वेयर टू कंस्ट्रक्ट व्हाट, विच स्टोन टू यूज व्हेन। बहुत आसानी से ये सब पता हमको चल सकता है। उसी तरह से ये तंत्र के ये जो है, ये चौषष्ट योगिनी के मंदिर है, हमारे पास 5 मंदिर है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर का तो बहुत गहरा संबंध है। और लुक एट द फेशियल एक्सप्रेशंस इन सबके। ये फेशियल एक्सप्रेशंस जो व्यक्ति, जो आर्टिस्ट अपने आर्ट के द्वारा अगर ला सकता है किसी मूर्ति में, पत्थरों में, तो वो कितना गहरा उसका ज्ञान होगा, ये आपको समझना होगा। और ये शिक्षा किस तरीके से आई है, वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ऑन द साइट आई थी। तो मैं मेरे विषय की तरफ धीरे धीरे भूमिका बनाकर आगे बढ़ रही हूँ। और ये जो है, ये तो सबने देखे होंगे चित्र इधर उधर, इससे कितना गहरा इंफॉर्मेशन हमारे पूर्वजों के बारे में और वहाँ के सोसाइटी के बारे में मिलता है। लुक एट द एंटायर ड्रेपिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ एवरी नायिका और सूर सुंदरी, उसकी हेयर स्टाइल, उसके ज्वेलरी, उसका कपड़े उसने पहने हुए, उसके सैंडल्स, उसके एक्सेसरीज, ये आज के लड़कियां और उनमें क्या फर्क है? कुछ भी तो नहीं है। तो हमने कौन सी प्रगति की है? हमने क्या किया है अभी तक? उस जमाने में भी ये सब था ना, उनको भी पता था ये सब कुछ। टेक्नोलॉजी के बारे में तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं कि ये कौन से टेक्नोलॉजी से ये सब बन पाया है, कौन से टेक्नोलॉजी से हमारा कैलाश टेम्पल बना हुआ है, किस टेक्नोलॉजी से हमने ये जाना कि 100 साल तक ये डिजाइन इम्प्लीमेंट होता रहा है और पहला ऐसा मंदिर है जो ऊपर से नीचे तक बनाया गया। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि जो उसने कितने हजारों लाखों टन का पत्थर यहाँ से उखाड़ निकाला और बाहर फेंका। और फेंका तो कहाँ फेंका? क्या वो पिघल गया? क्योंकि वहां कोई भी पहाड़ ऐसा नहीं है जो बताए कि यहाँ से निकला हुआ पत्थर वहां गया हुआ था। ऐसे बहुत सारी गूढ़ता इस मंदिर के बारे में है। अगर हम बैठे तो 1 घंटा 2 घंटा हम इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। और ऐसी गूढ़ता हमें अनेक मंदिरों में, हमारे भारत के मंदिरों में मिलती है, जो हमें गूढ़ लगता है क्योंकि हम उसके पीछे का साइंस आज जान नहीं पाए हैं, हम उसको अनफोल्ड नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान, हमारी सोच आज के ज्ञान के लिए, आज के समाज से एक कुछ सीमित बंधनों में बंधी हुई है। हम ये जानते ही नहीं कि वो क्या सोचते थे तब। क्यों? इसलिए हम ये नहीं जानते कि म्यूजिकल कॉलम्स किस तरह से म्यूजिक निकालते थे हम्पी के, और किस तरह से ये जो छाया मंदिर है
शंकर जी का, इसके पीछे की जो छाया दिख रही है वो कभी हिलती ही नहीं थी। दिन में 8 घंटे के लिए वो वहीं के वहीं स्थिर थी। ये कैसे हो सकता था? उसके पीछे का साइंस अगर हम जानना चाहें तो वो हमें बहुत अचंभित करता है, और हमको ये अनफोल्ड करने की जरूरत आज है। ये अनफोल्ड अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये सब चीजें किस तरीके से बनी। और ये जो बातें मैंने कहा था कि वो कि दिन का क्या, कौन सा समय, कौन सा दिन, कौन सा महीना, कैसे ये काल गणना हुई थी। एक छोटा सा उदाहरण, एक आर्टिकल लिखा था फिर इसलिए मैंने कि पूरी अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम सिस्टम ऑफ लर्निंग एंड प्लेसमेंट, प्लेसेस ऑफ अर्निंग बदल ही डाले तो हमें भारतीय ज्ञान के बारे में और कुछ पता हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये एक सिर्फ सोच है, और आप ये सोच लेकर अपना अपना विचार डेवलप करके अगर मुझे ईमेल करें और बताएं कि ये सोच हमारी है आपने बताई हुई उस बातों पर, तो मैं सोचूंगी कि कुछ विचार आप तक पहुंचे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मंदिर, एक मंदिर में जो मुझे पसंद है मैं वो लेती हूँ, और मैं कहती हूँ कि आर्किटेक्चर के 5 साल कॉलेज में जाने के बदले हम ये मंदिर के पूरे सामने के सभा मंडप में रोज कॉलेज आएंगे और हम यहाँ कॉलेज करेंगे। अगर हम उसको कॉलेज बनाते हैं तो वो कॉलेज कैसा होगा, जिसमें कभी कभी कुछ भी प्रश्न किसी भी विद्यार्थी के साथ आ जाएगा और वो पूछेंगे, मैम मुझे बताइए ना ये कैसे बना होगा, ये कैसे किया गया होगा, मैडम ये बताइए ये कौन सा पत्थर है, इसकी जुड़ाई कैसे की गई होगी, ये माहौल कैसे बनाया हुआ है। तो मैं अगर इस मंदिर में 1 साल तक रोज जाती हूँ तो मुझे उसके कंजर्वेशन के बारे में पता चलेगा। मैं वहाँ एक सीसीटीवी लगा देती, मैं वहाँ पर एक पूरा एलईडी लगाती हूँ और मुझे बाहर के एक्सपर्ट्स को बुलाती हूँ, अदर सब्जेक्ट्स में वहाँ पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। एक माहौल की पवित्रता वहाँ बच्चों तक पहुँचेगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। और मल्टी डिसिप्लिनरी का लर्निंग, जहाँ मैं सोचती हूँ कि उसके लिए एक पूरा माहौल ही अलग हो, और एक पूरा जो हम ओजेटी की बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे अगर हम कोलैबोरेशंस करें इंडस्ट्री के साथ तो इंडस्ट्री में जाएंगे और एक इंडस्ट्री में 6 महीने या 1 साल तक पढ़ेंगे, और वहाँ जो पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ ऑब्जर्वेशन होगा, और लर्निंग आउटकम जो हम अपेक्षा करते हैं, जो हमने सिलेबस में लिखा हुआ है, वो लर्निंग आउटकम मॉनिटर करने के लिए हमारे टीचर्स सिर्फ उनके साथ वहाँ रहेंगे। और सिर्फ रहेंगे क्यों? क्योंकि वो चीज जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं वो हमारे टीचर्स भी सीखेंगे। सो टीचर्स विल बिकम द co-learners with our students in the industry. So definition of industry will have to be identified and defined. Who will do that? हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरपर्सन और मेंबर्स उस विषय के सोचेंगे और कहेंगे कि कंटेंट डेवलपमेंट अगर लिटरेचर के लिए इम्पोर्टेंट है तो कंटेंट डेवलपमेंट के जो एरियाज हैं उसका जो टेक्नोलॉजी है वो हम हमारे बच्चों को पढ़ाए, और हमारे बच्चे रोज इस तरीके से समाज की जो इश्यूज हैं उसको लेकर कंटेंट डेवलपमेंट करें। इस तरीके से हर एक विषय के लिए, केमिस्ट्री के लिए अलग, फिजिक्स के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, इंजीनियरिंग के लिए अलग, और अनेक विषय हैं। मैं अपना विषय का उदाहरण देकर आपके सामने कुछ विषय रखा हुआ है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को और हमारे ज्ञान परंपरा, भारतीय ज्ञान परंपरा को एक साथ से जोड़ता है और एक नई अवधि देता है नए पेडागोजी के साथ, कि हम वो ज्ञान का इंफॉर्मेशन सिर्फ पुस्तकों से, सिर्फ ट्रांसलेशन से ना लेते हुए एक्चुअल हमारे खुद के अनुभवों से और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से हम वो कहें, क्योंकि अनुभव लिए बिना लर्निंग होता नहीं, ये आप और मैं जानते हैं। और जब लर्निंग होता है तो हम अंदर से पूरी तरह बदल जाते हैं, और वो बदला हुआ एक व्यक्तिमत्व ही हमको आगे नेक्स्ट आगे वाले जनरेशन में इनकलकेट करना है, देना है। और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको अगर हमको हमारे भारतीयत्व से परिपूर्ण करना है तो इस तरीके से हमको प्रावधान ढूंढने होंगे, उन जगहों पर हमें ले जाना होगा। हर एक ने मंदिर ही जाना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर ये आपकी सोच, आपकी क्रिएटिविटी एज ए टीचर, एज एन एजुकेटर वुड बी टू टेल देम वेयर टू गो, हाउ टू मेक लर्निंग वेरी हैप्पी एंड जॉयफुल, सो दैट दे बिकम वेरी प्राउड ऑफ देयर ओन कल्चर, और अपने
भारतीय ज्ञान को वो वर्धित करेंगे, आगे लेके जाएंगे और फिर भारत में रुके भी रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शेयरिंग स्टॉप करती हूँ, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो ले सकती हूँ। यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा या थैंक यू प्रश्न मैम। हो तो आप अपने प्रश्नों जिज्ञासाओं को मैम से ले सकते हैं। मैम उनका जवाब देने के लिए अपनी स्वीकृति दी है। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न और जिज्ञासा अपना रख सकते हैं। सर रेखा चौहान मैडम बोलना चाह रही हैं। हाँ, रेखा मैडम। रेखा मैम, आप अपना माइक ओपन करके बोल सकती हैं या प्रश्न पूछ सकती हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून सर। मैम, जो आपने अभी जितने भी प्रस्तुत किए, आपने मतलब बताया, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया। नेक्स्ट टाइम आप कब आएंगी वो बताइए मुझे, क्योंकि आपके प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छे लगे मैम। आप बुलाइए, मैं आऊंगी जरूर। यस मैम। हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा है? वैसे तो मैडम का लेक्चर इतना बढ़िया कि बता नहीं सकती, बट जिज्ञासा लगता है सुनते ही जाएं, इतना बढ़िया कि लगता है और सुने। पर जिज्ञासाओं का अंत नहीं होता। अभी भी अगर किसी के मन में कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा है तो वो शेयर कर सकता है। सर चंपा जी बोलेंगी। चंपा मासीवाल मैडम। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ मैडम, मेरा एक प्रश्न ये है कि आपने जो इंटरडिसिप्लिनरी के आधार पे बताया, वो तो हम पहले से ही एजुकेशन में पढ़ाते ही हैं, बट जो एनईपी में जो अभी होने वाला है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और ये सब चीजें, तो मेरा ये कहना है कि यदि जो हम अभी जो हम सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ा रहे हैं, जो भी सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, यदि एनईपी में भी इसी तरह से सेमेस्टर सिस्टम रहेगा तो मुझे लगता है कि जो अभी आपने कहा कि हम मंदिरों के पास ले जाके बच्चों को ये पढ़ा सके क्या, तो क्या वो संभव हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? वो तो आपको बनाना है ना। आपका विषय क्या होगा, उसके बोर्ड ऑफ स्टडीज से बात नहीं, वो क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में क्या है कि समय बहुत कम होता है। जैसे पहले 1 साल में एग्जाम होती थी, जैसे मैं खुद अभी एमए में पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है कि स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। सेमेस्टर होगा जरूर, पर स्ट्रक्चर तो बदल गया है ना, उसके कंटेंट्स भी बदल गए, उसके वर्टिकल्स भी बदल के गए। इसलिए तो मैंने शुरुआत में कहा कि 4 साल का डिग्री कोर्स 4 साल का फ्रेमवर्क बन गया है। वो 4 साल के फ्रेमवर्क में एक वर्टिकल अपना नेशनल आईकेएस का भी है और उसके लिए क्रेडिट्स लेना ही होगा। तो ये जो क्रेडिट्स लेने की बात है, वो अगर आपको कुछ बदलना है तो विद्यापीठ लेवल पर, क्योंकि पूरी स्वायत्तता सिर्फ ऑटोनॉमस कॉलेजेस को है कि जो ये कर सकेंगे कि 6 महीने के लिए जाए। मगर आपके बोर्ड ऑफ स्टडीज ने अगर कुछ ऐसा सुझाव लाया तो हम वो सुझाव सुकाणु समिति के सामने रख कर एक उसको बदल भी सकते हैं। उसके लिए सिस्टम होगी बदलने के लिए है। वैसे में ही अगर आप कहें कि नई आइडिया से हम कुछ एकदम से बदलेंगे तो वो सिस्टम भी बदलनी होगी। उसके लिए विद्यापीठ सज्ज है, तैयार है। ठीक है मैडम, धन्यवाद। बदलाव का रास्ता थोड़ा दुष्कर होता है, समय लगता है। जी। डॉक्टर दिलीप चौहान जी ने हैंड रेज किया था। चौधरी है। हाँ सॉरी, चौधरी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका ये जो स्पीच था ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड स्पीच था आपका। मतलब आपने जो भी बातें हमको बताई हैं, ये टोटल आपका आर्किटेक्ट, हमने सुना है आपका सब्जेक्ट आर्किटेक्ट है ऐसा, लेकिन आपने वो सब जो बातें मंदिर से जुड़ी हुई सब बातें, उसमें साइंस कितना है उसमें अंदर, ये आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमको बताया। इसलिए पहले मैं हमारे एसएनडीटी से जुड़े हैं, इसलिए हमको बहुत आपके बारे में बहुत अभिमान है मैम कि आपने ये सब बातें अच्छी से बताई हमको।
और हमारा भी जो नॉलेज है हमने भी उस तरीके से जाना चाहिए, हमको एक दिशा मिल गई इसमें कि कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए। एक मैं इसके बारे में आपको सजेशन करना चाहता हूँ एनईपी के बारे में कि मैं यशोदा में बहुत बार ट्रेनिंग में गया हूँ। तो एनईपी का ऐसा सिमुलेशन ट्रेनिंग हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो ऐसा समझो अभी मेरा कॉलेज है, आज मेरा कॉलेज दुलिया में, आप आई हो मैडम हमारे कॉलेज में तो मेरी की इच्छा है कि मेरे कॉलेज में भी ऐसा एक सिमुलेशन ट्रेनिंग का एक अच्छा सा ट्रेनिंग हो जाए एनईपी के बारे में। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। यानी उससे फिर हमारे जो कॉलेज की दिक्कतें जो भी है, समस्या जो भी है, वो अच्छे से सॉल्व हो सकती है। यानी अगले जो 24-25 में जो अपना एनईपी का जो स्टार्ट होने वाला है, तो उसके कुछ समस्या बाकी नहीं रहेंगी। करेंगे, वो लीड कॉलेजेस बनाए गए हैं, लीड कॉलेजेस के मार्फत ये सब कुछ होगा। ये आने वाले 2-4 महीने में शुरू हो जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न? If you don't mind, can we close? 1 बजने को है तो जी मैम। सर जी जी राष्ट्रीय ऑनलाइन व्याख्यान माला श्रृंखला 3 के अंतर्गत आयोजित भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्याख्यान के वक्ता आदरणीय डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव कुलगुरु श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय मुंबई मैडम के प्रति हम हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैडम, आपने अपना अमूल्य समय देकर अपने वक्तव्य से हम सभी का मार्गदर्शन किया। आदरणीय मैडम ने अपने व्याख्यान की शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा को नई शिक्षा नीति से जोड़ते हुए की और नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परंपरा के महत्व को समझाते हुए यह बताया कि किस प्रकार हम विद्या और शिक्षा दोनों को एक साथ आत्मसात कर सकते हैं। जबकि अब तक की हमारी जो शिक्षा व्यवस्था रही है सिर्फ वह शिक्षा पर बल देती रही है, यह नई शिक्षा नीति हमें विद्या से जुड़ने के लिए हमें प्रेरित कर रही है। मैडम ने आपने हमें यह भी बताया कि अभी तक हम विज्ञान अर्थात भौतिकता के पीछे भागते रहे हैं। हमारी शिक्षा नीति हमें विज्ञान पर अधिक बल देने के लिए प्रेरित करती रही है, जबकि यह हमारी शिक्षा नीति विज्ञान के साथ हमें ज्ञान अर्थात पराभौतिकता के द्वारा हमारे संपूर्ण विकास पर बल देती है। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षक अपने छात्रों को एक साथ विद्या और शिक्षा दोनों प्रदान करते हुए उनके व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। मैडम, आपने वास्तुकला के माध्यम से हमारे जीवन चक्र को अत्यंत सरल रूपक के रूप में समझाया। मैडम, आपने यह भी बताया कि यदि हम इस जीवन चक्र को अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी अप्लाई करें तो हमारा जीवन वैज्ञानिकता से भर जाएगा और हम जो हमारे मानवीय दुर्गुण होते हैं उससे हम बच सकते हैं। मैडम, आप हमारे निवेदन का मान रखकर हमारा ज्ञान अर्जन किया, इसके लिए हम बीएम रिया महिला महाविद्यालय की ओर से आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम आभारी हैं मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट व्यास सर के प्रति, साथ ही मारवाड़ी सम्मेलन के महामंत्री आदरणीय सुरेश देवड़ा सर एवं सम्मानित सदस्यों के प्रति जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन हमें सदा अपने सभी कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक आयोजित करने में समर्थ बनाते हैं। मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं हम सभी के प्रेरणा स्रोत प्राचार्य एवं हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर संतोष कौर, जिनके उचित मार्गदर्शन से है हम अपने कार्यक्रम को संपन्न बना पाते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित मुंबई व मुंबई के बाहर से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्य, प्राध्यापकों, प्राध्यापिकाओं, शोधार्थियों व छात्राओं का भी मैं हृदय शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की सीनेट के सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय की संकाय प्रमुख के प्रति भी मैं हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जुड़ने के लिए।
वो इस कार्यक्रम में जुड़ी व्याख्यान में और हमारा मान रखा। कार्यक्रम में उपस्थित मुंबई व मुंबई बाहर से जुड़े विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभारी हूँ मनोविज्ञान की सहयोगी प्राध्यापिका, मंत्रणा काउंसिलिंग सेल की काउंसलर एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रमुख आदरणीय श्रुति मैडम के प्रति। मैडम, आपका सतत मार्गदर्शन हम सभी को हमेशा प्रेरित करता रहता है। मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं महाविद्यालय के IQAC की कोऑर्डिनेटर कॉमर्स विभाग की प्रमुख डॉक्टर नूरुजिया काजी मैडम के प्रति, जिनके सहयोग से हम अपने कार्यक्रम को सफल बना पाते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूं इंडिया युवा चैनल के प्रति, जो हमारे कार्यक्रम का कवरेज करते हैं। मैं हृदय से शुक्रगुजार हूं हमारे महाविद्यालय के जूनियर डिग्री कॉलेज के सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ के प्रति कि वे जुड़कर और अपना अमूल्य योगदान देकर हमारे कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। सभी सहभागी छात्राओं के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे कार्यक्रम में जुड़ती हैं। अंत में मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज के इस व्याख्यान को सफल बनाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना सहयोग दिया है। आप सभी के प्रति पुनः एक बार हार्दिक आभार व धन्यवाद। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी से एक निवेदन है, अपने वीडियोस फटाफट ऑन कर लीजिए ताकि एक ग्रुप फोटो लिया जा सके। प्लीज जितने भी यहाँ जुड़े हैं अपने वीडियो ऑन कर लें एक ग्रुप फोटो के लिए। जब तक सब ऑन करते हैं अपना वीडियो, इस श्रृंखला का अगला जो व्याख्यान होगा वो दिसंबर माह में परीक्षाओं की तिथि देखकर, क्योंकि यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं अपनी चल रही होंगी तो वो तिथि देखकर हम तय करेंगे और उसकी सूचना आप सभी को दे दी जाएगी। और यदि आज किसी से ये छूटा है तो हम इसे अपने BM रुइया गर्ल्स कॉलेज के YouTube लिंक पर रिकॉर्डिंग रख देंगे। धन्यवाद। क्योंकि ये विषय ही ऐसा है, इसको बार बार सुनो तभी हम धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम आपका और सभी का जो जुड़े। धन्यवाद। लेफ्ट हो जाएं। जी 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 मैम। जी रिकॉर्डिंग बंद कीजिए मिश्रा मैम, रिकॉर्डिंग।